हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 6 मार्च है और देखो उत्तर प्रदेश के जो प्राइमरी और जूनियर स्कूल हैं उसमें जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनको भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के बारे में यहाँ पर एक सवाल उठाया गया था। डॉक्टर संग्राम यादव अतरौलिया माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा विधानसभा के पहले सत्र में पूछा गया था कि जो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रण के अधीन विद्यालय हैं उसमें कार्यरत शिक्षकों को भी क्या राज्य कर्मचारियों की भांति कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करने पर सरकार विचार करेगी। जवाब आया जी नहीं। तो पूछा गया कि यदि नहीं तो क्यों। बताया गया कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद एक निगमित निकाय है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन कार्यरत शैक्षिक और शिक्षणेतर कर्मचारी का संवर्ग परिषदीय है। चिकित्सा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 10 दिनांक 20 सितंबर 2011 के प्रावधानों के अनुसार कैशलेस चिकित्सा सुविधा केवल राज्य कर्मचारियों को ही अनुमन्य की गई है। तो मतलब एक बात यहाँ पर तो क्लियर हो गया है कि जो प्राइमरी और जूनियर सरकारी प्राइमरी और जूनियर स्कूलों के टीचर हैं उनको फ़िलहाल तो अभी कैशलेस चिकित्सा सुविधा नहीं मिलेगी। ये न्यूज़ काफ़ी चर्चा में रही थी, काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर सवाल उठ रहे थे और मांग की जा रही थी कि कैशलेस चिकित्सा सुविधा इन शिक्षकों को भी मिलना चाहिए। तो सरकार ने अब यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा कोई जो है मतलब योजना सरकार की तरफ से नहीं है जिसमें प्राइमरी और जूनियर के शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके बाद देखो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट अपडेट निकल के सामने आ रही है और मैं हालांकि ये न्यूज़ मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। जो लोग भी असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरे हैं और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो परीक्षा होने जा रही है ये 16 और 17 अप्रैल को होने वाली है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान दें कि आपके लिए न्यूज़ ये है कि तैयारियां बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। अभी कुछ लोग गए थे आयोग में, उन्होंने पता किया है तो आयोग में जो कर्मचारी वगैरह हैं उन्होंने बताया कि जो 16 और 17 अप्रैल की परीक्षा है ये परीक्षा अपने तय समय पर होने जा रही है। तैयारियां बिल्कुल चरम पर हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी अपने मन में किसी भी चैनल को देख के ये भ्रम मत पालिएगा कि परीक्षा पोस्टपोन होने जा रही है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल ऐसे वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा। तो एक बात तो आप लोग बिल्कुल तय मान चलिएगा कि आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा है ये 16-17 अप्रैल को होने जा रही है। साथ ही साथ जो एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं टीजीटी की, तो वो लोग भी बिल्कुल ध्यान दें कि आपकी परीक्षा मई में ऑन टाइम है और जो पीजीटी के एस्पिरेंट हैं वो लोग भी ध्यान दें कि आपकी परीक्षा भी जून में ऑन टाइम है। और तैयारियां जो हैं आयोग के द्वारा की जा रही हैं। परीक्षा केंद्रों की चिंता आप लोग बिल्कुल मत करिए। कारण ये है कि अगर परीक्षा केंद्र कम पड़ते हैं तो ये दोनों परीक्षाएं ऐसी होती हैं, ये विषयवार होती हैं। परीक्षाएं 2 दिन में ना करवा के 3-3 दिन में करवा ली जाएंगी, लेकिन परीक्षा अब हो जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल भी आप लोग अपने मन में कोई भी संशय मत रखिएगा। अब अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में या फिर संपूर्ण भारत के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें रेलवे के बारे में, तो रेलवे तो किसी भी स्टेट से जुड़ी हुई परीक्षा नहीं करवाता है, लेकिन फिर भी रेलवे की जो पदोन्नत संबंधी परीक्षाएं हैं इसमें भी घोटाला देखने को मिल रहा है। मतलब इसमें भी पैसा चल रहा है, इसमें भी गड़बड़ी चल रही है। फिलहाल अब ये जांच जो है वो सीबीआई कर रही है और अब यहाँ पर रेलवे भर्ती बोर्ड जो है वो सारी परीक्षाएं करवाएगा। यानी कि जो अभी तक डिपार्टमेंटल प्रमोशन की परीक्षाएं इस प्रकार से होती थी ऑफलाइन पेन और पेपर मोड में, अब ये परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में रेलवे भर्ती बोर्ड करवाएगा। जानकारी ये मिल रही है कि रेल मंडल पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पदोन्नत संबंधी परीक्षा में भ्रष्टाचार मिलने पर सीबीआई द्वारा 26 अधिकारियों और कर्मचारियों की मंगलवार की गिरफ्तारी के अगले दिन रेलवे भर्ती बोर्ड ने कई बड़े निर्णय लिए हैं। अब रेलवे में चल रही प्रमोशन की सभी विभागीय परीक्षाएं निरस्त कर दी गई हैं। 4 मार्च की घटना के बाद अब तक जहां भी परीक्षाएं हुई हैं और जिनका परिणाम नहीं आया है सबको रद्द किया गया है और अब ये परीक्षाएं फिर से करवाई जाएंगी। मतलब ये आप देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार जो है वो सिर्फ एक जगह नहीं है, हर जगह है। और यहाँ पर जो लड़ाई है वो डाल डाल और पात पात की है। सिस्टम जो है वो अगर अपना मतलब कि एक तरीके से कोई तोड़ निकालता भी है तो जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो अपने तरीके से उसमें जो है भ्रष्टाचार जो फैलाने का प्रयास करते हैं। तो डेफिनेटली जो है यहाँ पर जो काम किया गया है अभी फ़िलहाल अभी जो सारी परीक्षाएं हैं ये ऑनलाइन मोड में होंगी, तो लोगों को पता चलेगा कि भ्रष्टाचार का क्या मतलब होता है। फिलहाल अगर हम बात करें यहाँ पर पश्चिम बंगाल के बारे में, तो दोस्तों एक बड़ी ही चौंकाने वाली और दुखद खबर निकल के सामने आ रही है।
खाली उत्तर पुस्तिकाएं जमा करने के बाद भी लोग शिक्षक बने हैं और ये भ्रष्टाचार कोई 1-2 साल पुराना नहीं है, लगभग 10 साल से बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला ये बता रहा है कि पिछले 10 सालों से यहाँ पर जो भर्तियाँ हो रही हैं वो फेयर नहीं हुई हैं। मतलब ये था 2015 में क्या हुआ था कि 752 ऐसे अभ्यर्थियों के परिणाम तकनीकी आधार पर जानबूझकर रोक दिए गए थे, जबकि असल में उनका उद्देश्य उनसे अधिक पैसे ऐंठना था। पैसा दो, टीचर बनो। बाद में परिणाम आया था तो जिन लोगों ने पैसा दिया, अब सोचो कि 752 अभ्यर्थियों का परिणाम रोका गया था, उनमें से 300 को टीचर बना दिया गया। और फिलहाल अगर देखा जाए तो 2016 से 2022 के बीच की अवधि में जो भी परीक्षार्थी शामिल हुए हैं उनके बारे में अब जो जांच जो चल रही है, इनमें कई अभ्यर्थी ऐसे पाए गए हैं जिन्होंने भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में पूरी तरह उत्तर पुस्तिका खाली जमा कर दी, इसके बाद भी उनको नौकरी मिल गई। मतलब कि आप खाली OMR सीट जमा कर दो, आपका फॉर्म भर दिया जाएगा, मतलब OMR भर दिया जाएगा, पास करवा के आपको नियुक्ति दे दी जाएगी। इस लेवल की जो है बहुत ही दुखद है। और जिन लोगों ने भी ऐसा कृत्य किया है ना, भाई साहब मैं क्या बताऊं, मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूं, मेरी अपनी मर्यादाएं हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन मन में ना बहुत ही खटास है। मतलब क्या मैं कहूं आप लोगों से, नीचता की भी ना एक हद होती है। मतलब जो पढ़ाई लिखाई कर रहे बच्चे उनका कोई मतलब नहीं है ऐसा। तो CBI ने मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट में हाल ही में दायर एक रिपोर्ट में संबंधित अभ्यर्थियों के नामों के साथ मामले में विस्तृत जानकारी भी दी है। इन पर ना कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सूत्रों ने बताया कि देखो ये लोग अगर ऑफर ही ना करें, लोग पैसा देने को तैयार होते हैं तभी तो लोग पैसा लेते हैं। दोनों को ही ना बराबर का गुनहगार माना जाना चाहिए, जो पैसा दे रहा है, जो पैसा ले रहा है। पैसा देने वाला भी तो लालच को बढ़ावा दे रहा है और पैसा लेने वाला तो लालची है ही है, तो दोनों ही तो अपराध कर रहे हैं, समान दंड होना चाहिए। सूत्रों ने बताया कि खाली उत्तर पुस्तिकाएं जमा करने के बाद नौकरी पाने वाले ये अभ्यर्थी 2016 से 2022 के बीच की अवधि में हुई परीक्षा में शामिल हुए थे। फिलहाल अब इन पर जो है कार्रवाई होगी। ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन OMR लिखना था तो आप समझ जाते, खैर आप समझदार हैं, आप समझ गए होंगे। ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन का इस्तेमाल करके ये जो पूरा घोटाला था वो किया गया था और कई को उचित प्राधिकरण के बिना सबूत मिटाने के लिए नष्ट कर दिया गया था। इस प्रकार की जो भर्तियाँ हुई हैं और वो भी वेस्ट बंगाल में, जहाँ की सरकार ये दावा करती है कि वो बहुत ही मतलब नीट एंड क्लीन गवर्नमेंट चला रही है वहाँ पर। खैर सच्चाई एक न एक दिन सामने आ ही जाती है। और बात केवल हम वेस्ट बंगाल के बारे में क्यों करें, आप जहाँ पर भी देखेंगे, जिस भी स्टेट के आप हैं, आपको पता होगा ही कि हर स्टेट में इस प्रकार की गड़बड़ियाँ जो हैं वो पाई जा रही हैं। कार्रवाई होनी चाहिए। कम से कम यूपी में अगर आप देखेंगे तो अभी जो एक कानून बना है उस कानून के तहत अभी 19-20 लोगों को जो पकड़ा गया है यूपी बोर्ड में, उनके तहत मतलब कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जा रही है। 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना है, आजीवन कारावास है। सबके साथ होना चाहिए, जो लोग भी गड़बड़ी करें ना, सबके साथ अगर इस प्रकार से कार्रवाई होने लगे ना तो लोगों को फिर वही होगा ना कि अपनी जान तो प्यारी होगी ही, तो लोग यहाँ से ना फिर बचाव करना, मतलब ये होगा कि छोड़ो जाने दो। क्योंकि जब जान पर अटकती है तो इंसान, अच्छे अच्छे लोग जो रास्ते पर आ जाते हैं, लेकिन जब इनको रास्ता मिलने लगता है तो लगता है कि चलो ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। कार्रवाई होनी चाहिए। और फिलहाल यहाँ पर देखें तो यूपी बोर्ड की, मैंने अभी आपको बताया था ना कि कई सारे साल पर पकड़े गए हैं, तो यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में CCTV कैमरों के माध्यम से केंद्रों पर निगरानी को देखते हुए छद्म परीक्षार्थियों की पहुँच बढ़ी है। और फिलहाल अब यहाँ पर जो कार्रवाई है, जहाँ से आया केंद्र वहाँ की भी संलिप्तता ढूंढ रहा यूपी बोर्ड। सर्वरों पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, अब विद्यालयों का नंबर है, तो यहाँ पर भी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। और फिलहाल अगर बात करें आरक्षण के मुद्दे पर, सपा ने विधान परिषद से किया बहिर्गमन। तो विभिन्न सरकारी पदों पर भर्तियों में पिछड़ों और अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को आरक्षण का पूरा लाभ न देने का आरोप सपा ने बुधवार को विधान परिषद में लगाया। यहाँ पर देखो बात ये होती है ना कि जब चीज़ें सामने आती हैं तो आरोप तो लगेंगे। आपने देखा था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या हुआ था, यहाँ पर जो आरक्षित सीटें थी उनको जो है हाई कोर्ट ने भी माना, सुप्रीम कोर्ट में मामला फिलहाल चल रहा है और उसमें ये माना गया था कि हाँ जो सीटें रिजर्व थीं उनको जो है जनरलाइज कर दिया गया था। सपा सदस्यों ने कहा कि सरकार आरक्षण व संविधान को खत्म कर रही है। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया, सरकार आरक्षण घोटाला कर रही है। सपा सदस्यों ने इस मुद्दे पर सदन से बहिर्गमन किया। और यही नहीं, खंड शिक्षा अधिकारी की जो पिछली भर्ती हुई थी जिसमें 309 पद थे, 2019 की भर्ती थी, शायद 2019-20 में आई थी वैकेंसी,
तो यहाँ पर भी पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का पूरा लाभ नहीं दिए जाने का मुद्दा जो था वो उठाया गया था। सपा के आशुतोष सिन्हा और किरण पाल कश्यप ने पिछड़ों व अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों से भेदभाव करने का भी आरोप लगाया था। नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा ने पिछड़ों का पूरा हक एक जाति विशेष को दिया। खैर, अपने अपने तरीके के जो आरोप प्रत्यारोप हैं वो लगेंगे, लेकिन मुख्य बात यहाँ पर ये है कि अगर ये चीज़ें सामने न होती तो आरोप लगते क्यों, ये एक बड़ा सवाल है। फेयरनेस होनी चाहिए। और अब खैर ये पुरानी न्यूज़ है, मैंने आपको बताया इसके बारे में। और एक बात और भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपके घर में कोई बुज़ुर्ग जैसे कि मान लेते हैं आपकी माता जी हैं, पिताजी हैं, या फिर कोई सीधा साधा आदमी है जिसके पास एटीएम कार्ड है, तो उसे पैसे निकालने अकेले मत भेजा करिए भाई साहब। आजकल एक ऐसा गिरोह लगभग हर जगह आपको मिल जाएगा, 2-3 लड़के वहाँ पर रहेंगे। हेल्प करने के नाम पर क्या करेंगे कि एक कार्ड बदल लेगा, दूसरा जो है जब आप पिन डालेंगे वो याद कर लेगा, फिर कार्ड और पिन डाल के आपके पैसे से अकाउंट खाली कर दिया जाएगा। ये डिजिटल फ्रॉड बहुत अधिक बढ़ चुका है। हमें पूरी तरह से चौकस रहना पड़ेगा, अपने बुजुर्गों पर ध्यान देना पड़ेगा जो लोग नहीं समझ पाते हैं, और ऐसे हेल्परों से आप दूर ही रहें। कभी भी अगर कोई आपका कार्ड मांगता है कि लाओ मैं आपकी हेल्प कर दूं, कतई किसी की हेल्प मत लो। आपको नहीं आता है आप चले आओ, लेकिन किसी की हेल्प मत लेना कभी भी। खैर, ये बहुत लंबी कहानी है। यहाँ पर कई सारे लोग बिहार में पकड़े गए हैं। बस आपसे यही कहना था कि ना तो किसी को किसी प्रकार की ओटीपी बताओ, ना अपना कार्ड शेयर करो, ना अपना पासवर्ड शेयर करो, ना ही कहीं पर लिख कर रखो, ठीक है। बाकी मोबाइल फ़ोन में भी अगर आप अपना यूपीआई वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए भी आप सावधानी बरतें। सावधानी, मुख्य सावधानी आपको ये बरतनी है कि अपना पिन किसी को नहीं बताना है, चुपके से यूपीआई करनी है, किसी को दिखाना नहीं स्क्रीन की हम देखो यूपीआई कर रहे हैं। क्योंकि कई बार ना आपका जो मोबाइल फ़ोन होता है उसका भी लोग तोड़ खोज लेते हैं कि आपका ये पैटर्न होगा, और कई बार ऐसा भी होता है, मैक्सिमम लोग ऐसे ही पैटर्न बनाते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है। दूसरी बात ये होता है कि आप यूपीआई का पिन डाल दिए, उसने पैटर्न को खोला, पिन डाला, ट्रांजेक्शन डन। तो किसी पर भरोसा ना करें, पैसे का मामला है, अच्छे को ख़राब कर देता है। आज के पेपर में बस यही सारी चीज़ें थी, और आज 6 मार्च है। हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। जो लोग UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, जैसा कि आपने देखा कि बूस्टर डोज सारे बन चुके हैं और जीएस के सारे चैप्टर आपके डिस्कस हो चुके हैं, तो रिवीजन क्लासेज अब स्टार्ट करने वाले हैं। और इसके लिए अब ग्रुप भी बनाया जाएगा जिसमें हम आपको लास्ट 1 ईयर का जो करंट अफेयर है उसकी पूरी PDF प्रोवाइड करेंगे। जो आपकी क्लासेज हुई हैं उसकी भी PDF दे देंगे। और आपके जो ना सप्ताह में 2 बार टेस्ट होंगे, और ये 2 टेस्ट तब तक चलेंगे जब तक कि आपकी परीक्षा नहीं हो जाती है। ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर आप जो वीडियो अपलोड होगा आज उसका डिस्क्रिप्शन आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।